नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। ईरान से ट्रंप हर वो चीज छीन लेना चाहते हैं जिसके दम पर ईरान अमेरिका से टकरा रहा है। भयंकर तबाही के बावजूद ईरान झुक नहीं रहा है। वजह है ईरानी तेल, खार्ग द्वीप और जिसके लिए जंग लड़ी जा रही है, एनरिच यूरेनियम, जिससे ईरान परमाणु बम बना सकता है। ट्रंप ने पहले दावा किया था कि हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह हो गया, लेकिन अब माना जा रहा है कि काफी यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ, बल्कि जमीन में दबा हुआ है। इसी एनरिच्ड यूरेनियम पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए ट्रंप ने भयंकर प्लान तैयार कर रखा है। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाविस्फोटक होने वाली है जंग, ईरान को ट्रंप कर देंगे तंग। ईरानी तेल खार्ग आइलैंड के बाद अब यूरेनियम पर ट्रंप की नजर। ट्रंप का ऑपरेशन ग्राउंड ऑन। क्या बच पाएगा ईरान? क्या क्या बचाएगा ईरान? अमेरिका का विध्वंसक प्लान, यूरेनियम बचा पाएगा ईरान? मिडिल ईस्ट में महाजंग की शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया को लगा कि अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान क्या ही टिक पाएगा, लेकिन एक महीने की जंग में ईरान ने साबित कर दिया कि उसे हल्के में लेना अमेरिका और इजराइल के लिए घातक साबित हुआ है। अब जब ईरान ने अमेरिका के सामने सरेंडर और समझौता करने से इनकार कर दिया तो तिलमिलाए ट्रंप ने ईरान को कई धमकियां दी। ईरानी तेल से लेकर खार्ग आइलैंड तक पर कब्जे की बात कही और अब ट्रंप की नजर ईरान के यूरेनियम पर है और इसके लिए ट्रंप ने पूरी प्लानिंग की हुई है। ट्रंप ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने का आदेश कभी भी दे सकते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के पास मौजूद यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ईरान के पास करीब 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है। ट्रंप ने सीधे सीधे अपने सहयोगी देशों से कहा है कि हर हाल में ईरान को यूरेनियम छोड़ना ही होगा। अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो इसे जबरदस्ती भी लिया जा सकता है। एक बात तो साफ है कि जितनी लंबी जंग चलेगी ट्रंप के लिए उतना ही नुकसानदेह है। ऐसे में ट्रंप ईरान को धमकी देकर, डराकर, खौफ में लाकर जंग से पीछे हटने का लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन ईरान है कि मानने को राजी नहीं। इसीलिए ट्रंप युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अब जमीनी जंग की तैयारी कर रहे हैं और कहा तो यह भी जा रहा है कि अप्रैल में सब कुछ फुल एंड फाइनल भी हो जाएगा। इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की योजना बना रहा है। इनमें से 3,500 से ज्यादा सैनिक पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार ट्रंप को ईरान का यूरेनियम क्यों चाहिए? यूरेनियम का इस्तेमाल कहां कहां होता है? 3 से 5% तक एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम हाई लेवल माना जाता है, लेकिन इससे हथियार नहीं बनता। 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, इसे नियर वेपन ग्रेड कहा जाता है। 90% से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम से परमाणु बम बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि ईरान का बड़ा परमाणु भंडार उन पहाड़ी ठिकानों के मलबे के नीचे दबा है जिन्हें अमेरिका ने बमबारी में निशाना बनाया था। ट्रंप ने पहले दावा किया था कि हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन अब माना जा रहा है कि काफी यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ, बल्कि जमीन में दबा हुआ है।
अब इसी एनरिच्ड यूरेनियम को कब्जा करने के लिए ट्रंप बेताब हो रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास जब तक ये यूरेनियम रहेगा, अमेरिका को डर सताता रहेगा कि कहीं ईरान परमाणु शक्ति देश न बन जाए। इसीलिए ट्रंप को ईरान से हर हाल में एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, एक एक करके सबका परिचय करवा दूं। हमारे साथ ज़मीर अब्बास जाफरी जी हैं, जो कि ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज़मीर अब्बास जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर अजिताभ जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अजिताभ जी, बहुत स्वागत आपका। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। पूर्णिमा जी, बहुत स्वागत आपका। प्रदीप कपूर हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारे साथ ईरान से जाफरी साहब हैं, कुछ वक्त के लिए ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इसलिए जल्दी से मैं कुछ सवाल उनसे ले लूं। ज़मीर अब्बास जी, बहुत स्वागत करते हुए आपका। ईरान के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लग रही है? क्योंकि अमेरिका और ट्रंप की नजर कहीं ना कहीं उस यूरेनियम पर है जिसको लेकर के जंग शुरू हुआ था, ऐसा लग रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए। तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जहां हैं आप लोग खुश होंगे और सुकून के साथ होंगे। सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका को चिंता की ज़रूरत है, ईरान को कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया इस जंग के अंदर। परसों ही न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ये क्लेम कर रहा है कि उनके 13 मिलिट्री बेसेस टोटली अनइनहैबिटेबल हो गए हैं और उनके सोल्जर्स इस वक्त जो हैं वो या होटल्स में रह रहे हैं या बेसमेंट्स में रह रहे हैं। तो उनकी मिलिट्री बेसेस की ये हालत है। पहले उन्होंने जंग शुरू की थी, कहा था कि हमने अब्राहम लिंकन लेके आ रहे हैं और अब्राहम लिंकन फला कर देगा और ये कर देगा और वो कर देगा, और जेरार्ड फोर्ड लेके आ रहे हैं। रिजल्ट ये हुआ कि अब्राहम लिंकन 1 महीने के बाद भी ईरान के वाटर से नजदीक नहीं आ सका। लास्ट चाइनीज सैटेलाइट इमेज के हिसाब से वो ईरान से 1000 किलोमीटर दूर खड़ा है। जेरार्ड फोर्ड लेके हुए थे। जेरार्ड फोर्ड इस वक्त पहले ग्रीस चला गया, अब क्रोएशिया में वहां मौजूद है। तो होर्मुज का पूरा कंट्रोल इस वक्त ईरान के पास है। खार्क आइलैंड जो है वो जहां पर भी जेरार्ड फोर्ड है वहां से तकरीबन 1480 किलोमीटर दूर है। तो ये इनके सिर्फ ख्वाब है कि ईरान पर हमला करेंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके आएंगे। इन्होंने जो भी ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर रखे थे, कोई ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर इनके अचीव नहीं हुए। रेजिम चेंज से शुरू किया था, आज पीट हेगसेट ने कहा कि ईरान में रेजिम चेंज हो गई है, ईरान में नई रेजिम आ चुकी है। तो ईरान बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। आप ये भी मैं आपको बता दूं और आपके व्यूअर्स को कि ईरान के लिए कहा गया है कि भाई बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके आएंगे ये लोग। तो इनके पास आर्मी है 50,000 की, और इनके पैरा ट्रूप्स वगैरह मिला के 5000 और मिला ले तो इनके पास टोटल 60-65,000 सोल्जर्स हैं। और ईरान के पास जो है वो 1 मिलियन, यानी 10 लाख से ज्यादा तो ऑफिशियल सोल्जर्स और 1 करोड़ से ज्यादा ईरान के बसीज हैं जो ऑफिशियली ट्रेंड होते हैं वॉरफेयर के लिए। तो ईरान से लड़ना इनके लिए ऐसा है जैसे कि ये लोग अपनी मौत की दावत दे रहे हैं। ज़मीर अब्बास साहब, हॉर्मुज को लेकर के तो अब ट्रंप ने साफ ही कर दिया है कि या तो ईंधन हमसे खरीद लो या जिसकी मर्जी है हॉर्मुज पार करने की हैसियत है तो वो जाकर के खुद ब खुद पार कर लो। तो ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हॉर्मुज अभी ईरान के कब्जे में है, ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। लेकिन फोर्डो हो, नतांज हो, इन जगहों को सुरक्षित रखना ईरान के लिए अब चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि ट्रंप की नजर सिर्फ और सिर्फ अब वहीं पे है। 2025 में उन्होंने अटैक किया भी था वहां। तो 2025 में अटैक किया था और क्लेम क्या किया था? क्लेम ये किया था कि टोटली डिस्ट्रॉय हो गया है। हाँ, ठीक है। तो अगर कोई चीज टोटली डिस्ट्रॉय हो गई है तो दोबारा उस पर हमला क्यों होता है? सिर्फ पागल इंसान हो सकता है कि जो चीज डिस्ट्रॉय है उस पर दोबारा हमला करे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब 12 दिन की जंग हुई थी तभी पहले उन्होंने CBS न्यूज पे एक रिपोर्ट आई थी कि ट्रंप ने कहा था आई वांट एन एग्जिट टू दिस वॉर एंड आई वांट अ सेफ एग्जिट टू दिस वॉर। और उसने कहा था कि मैं एक सिंबॉलिक हमला करूंगा। दिस इज ऑन CBS न्यूज, आप चेक कर सकते हैं कि मैं एक सिंबॉलिक हमला करूंगा और मैं वहां से निकल जाऊंगा।
एंड वो B2B बॉम्बर आए थे और ये हुआ था, वो उनका क्लेम था। इन रियलिटी ईरान को पता है कि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। दूसरी चीज ये है कि दो चीज होती है जंग में, यहाँ पर मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी हैं, वो बताएंगे कि एक होता है एबिलिटी टू अटैक एंड सेकंड होता है एबिलिटी टू डिफेंड। दैट इज द डिटरेंस कैपेसिटी ऑफ अमेरिका। इस जंग के अंदर अमेरिका मिलिट्री सुप्रीमसी का जनाजा उठ गया है, क्योंकि ईरान ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ईरान ने वहां मारा है जहां पर वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। तो अगर वो ईरान में मारेंगे तो जैसे इन लोगों ने बुशहर और उसमें मारा था, नतान्स के नजदीक मारा था, तो ईरान ने दिमोना के नजदीक मारा। तो ईरान कह रहा है कि वॉर ऑफ लैडर ऑफ एस्केलेशन के अंदर जितना लेवल पर ईरान अमेरिका जाएगा उतने लेवल पर ईरान जाने की शक्ति रखता है, क्षमता रखता है, जवाब भी दे सकता है। तो अगर वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करेंगे तो अपने भी न्यूक्लियर प्लांट्स उनके सेफ नहीं रहेंगे। अभी उनके मिलिट्री बेसिस सेफ नहीं है। देखिए मैं आपको एक वो बता देता हूं, कल वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी जिसके अंदर और न्यूयॉर्क टाइम्स और तकरीबन तमाम चैनल्स पर कि ईरान ने E3 अवाक्स पे हमला किया है। वो फाइटर जेट जो इनकी आई और ब्रेन मानी जाती है, जिसके अंदर रेडार सिस्टम होता है, इनके तमाम फाइटर जेट्स को वो कंट्रोल करता है। जो उसके सैटेलाइट इमेजेस आए हैं उसमें आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा बिल्कुल साबित है। ईरान ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वहां मारा जहां पर उनका रेडार और कंट्रोल सिस्टम होता था। तो ईरान इस जंग में अमेरिका की मिलिट्री सुप्रीमेसी का जनाजा उठा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान हैज द एबिलिटी टू फाइट बैक। इफ दे कैन हिट देन ईरान कैन आल्सो हिट। दिस इज वेरी क्लियर, एवरीबॉडी शुड नो दिस एंड कम ऑन टू द सेम पेज दैट ईरान देखिए 9 बजे कहता है मैं यहां मारूंगा और 1 बजे मार देता है। अमेरिका के पास अगर डिटरेंस की कैपेसिटी है, व्हाई इट नॉट एबल टू स्टॉप द मिसाइल्स। इजराइल कहता है मेरे पास एरो है, एरो 1 2 3 है, थर्ड है, मेरे पास सब चीजें हैं। तो भाई इजराइल के ऊपर सिर्फ 3 मिसाइल्स मारा था, एक अराद पे, एक दिमोना पे, एक तेल अवीव पे। तो ज़मीर अब्बास जी, आपकी बातों से मैं इतना समझ रहा हूं कि ईरान ने जो यूरेनियम है उसे सुरक्षित कर लिया है, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिलहाल अपने कब्जे में पूरी तरीके से किया हुआ है। एक और चीज पे नजर है, खार्क पे नजर है ट्रंप की, वहां की स्थिति क्या है? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि खार्क आइलैंड पे कब्जा नहीं होगा। और देखिए मैं आपके व्यूअर्स के लिए सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि खार्क आइलैंड पे कोई ऑयल नहीं है। खार्क आइलैंड इज ओनली अ डिपो, वहां से सिर्फ ऑयल जो है वो चढ़ाया जाता है। खार्क आइलैंड पे खुद ऑयल नहीं है। आप समझ लें कि अगर उन्होंने खार्क आइलैंड पे कब्जा कर लिया, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट ये होगा कि भाई ईरान अपने ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, उससे पूरी दुनिया में ऑयल मार्केट में तबाही मच जाएगी, क्योंकि ईरान सिर्फ अभी चाइना को बेच रहा है, दूसरे नहीं बेच पा रहे। तो अगर खार्क आइलैंड पे इन्होंने कब्जा कर भी लिया तो उसका एंड रिजल्ट ईरान अमेरिका की वॉर स्ट्रेटेजी में कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज मैंने आपको ये कहा कि होर्मुज से तकरीबन 400 किलोमीटर अंदर है खार्क आइलैंड। होर्मुज से अभी 1000 किलोमीटर दूर इनकी वॉरशिप है। तो होर्मुज तक पहुंचने के लिए इन्हें 1480 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, जो इनके लिए टेक्निकली इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये फ्लीट से तो पहुंच नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? बिकॉज इनको होर्मुज से क्रॉस करना पड़ेगा। होर्मुज में पहाड़ियां हैं, यानी एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं। और ईरान के पास एबिलिटी है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ईरान के अंदर से 500 किलोमीटर से भी ईरान मिसाइल्स मार सकता है, जो इनके फ्लीट्स पे लग सकती हैं। खुद ट्रंप कह रहा था कि हमें 101 मिसाइल्स ईरान ने मारे हैं हमारे उसके ऊपर, अब्राहम लिंकन के ऊपर। तो खार्क आइलैंड के बजाय मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं कि एक्चुअली इन लोगों का रियल प्लान है कि ईरान के 3 आइलैंड पे कब्जा करना है। एक अबू मूसा, एक तुर पे स्मॉल, एक तुर्क बिग है। ये तीनों आइलैंड्स जो है वो एक्चुअली आती हैं यूएई और ईरान के बीच में। और ईरान और यहाँ से शारजा का जो अबू मूसा आइलैंड है, वहां से शारजा की डिस्टेंस सिर्फ 60 किलोमीटर की है। तो ये लोग चाहते हैं कि अबू मूसा आइलैंड और तुर्क, ये स्मॉल और बिग तीनों पे कब्जा कर लें। लेकिन मैं आपको क्लियरली ये बता दूं कि ईरान का क्लियर प्लान ये है कि लेट देम कम इन, वी आर वेटिंग फॉर देम। बिकॉज ईरान में एक फेमस कहावत है, तो अब इंतजार भी इस चीज का रहेगा कि ट्रंप ग्राउंड पे कब उतरते हैं।
चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आपने निकाला, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय कुलकर्णी जी, आपने सुना होगा, और अब मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से जाफरी साहब ये भी कह रहे थे कि ट्रंप यहां फंस गए हैं, लेकिन ट्रंप अमूमन हमने देखा है कि जिस तरीके से वो चीजों को आगे लेकर के चलते हैं, कोई नहीं जानता कि वो आखिर चाहते क्या हैं। लेकिन बार बार बयान जो आ रहे हैं वो ये तो दर्शा रहा है कि उनकी नजर जो है यूरेनियम पर है। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सारे को पैनलिस्ट को भी। सवाल ये है कि जरूर इसमें कोई शक नहीं, जैसे जाफरी साहब कह रहे थे कि मनोबल जो है वो वाकई काबिल तारीफ बहुत ऊंचा है ईरान का, इसमें कोई शक नहीं। और यही कारण है कि मनोबल ऊंचा है, और मनोबल ऊंचा रहने का कारण और उसको ऊर्जा कौन दे रहा है? ईरान के मिसाइल और ड्रोन। उनको जो एक्सेसिबल इंटेलिजेंस मिल रहा है, चाहे कोई भी देश दे रहा है, जिसके द्वारा वो इजराइल और अपने जो खाड़ी के बाकी देश हैं उनके ऊपर वो तबाह करने में काफी हद तक कामयाब हो चुका है। चाहे कितना भी कोई भी आयरन डोम हो, कितना भी एयर डिफेंस हो, कोई भी 100% नहीं होता है, तब भी 95%, 98% भी हो, 2% भी नहीं है, तो इसमें कोई शक नहीं कि जो ईरान की मिसाइल गई है, इजराइल को नुकसान पहुंचा है, खाड़ी के देशों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान को नुकसान पहुंचना, उससे उनको कोई फिक्र नहीं है, उनका जो हौसला है जबरदस्त बुलंद है, ऊंचाई पर है। ये देख करके कि अमेरिका कुछ भी करे उससे वो टक्कर लेने के लिए तैयार है। यहाँ तक तो बात हुई एक हौसला की और उसको ऊर्जा देने की। सवाल यह है, अमेरिका में जो हम लोग कई बार सारे लोग सोचते हैं ये एक पागल अमेरिकन प्रेसिडेंट है, इसको कुछ मालूम नहीं है, सवेरे क्या बोलता है, शाम को क्या बोलता है, ट्रुथ क्या बोलता है नहीं मालूम है, ट्रुथ सोशल पे क्या कहेगा कुछ मालूम नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है एक मिलिट्री प्रोफेशनल होने के नाते कि वो जो कुछ भी कहते हैं इट इज ए मेथड टू मैडनेस। अमेरिका है बहुत प्रोफेशनल देश है, मैंने उनके साथ ट्रेनिंग की है, एक साल काटा है उनके सोल्जर्स के साथ, मैं जानता हूँ बहुत प्रोफेशनल्स हैं। उनका राष्ट्रपति क्या कहता है जरूर एक दिशा देता है, वो जो करना है उन्होंने करना है, और वो तभी करेंगे जब वो पूरी तरीके से तैयार होंगे। जब भी, चाहे वो खर्ग आइलैंड हो, ईरान का कोस्टल एरिया हो, उसके ऊपर जब हमला अगर करना होगा तो वो तभी करेंगे जब उनको मालूम है स्टॉपिंग ऑफ टारगेट बोलते हैं, यानी कि टारगेट के ऊपर बूट्स ऑन ग्राउंड रखने से पहले उसको पूरा तबाह करने की कोशिश करेंगे। वहां पे कोई जीवित नहीं रहेगा तब वो कदम रखने की बात करेंगे। क्यों? उन्हें मालूम है कि बूट्स ऑन ग्राउंड इज द अल्टीमेट थिंग। वही तो परेशानी आ रही है, नहीं तो जो तबाह करना था ईरान में उन्होंने तो कर दिया, परेशानी उधर नहीं है। लेकिन सर एक चीज यूरेनियम को लेकर के, हाँ, ट्रंप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, यह समझ पाना भी मुश्किल है। क्योंकि 2025 में एक अटैक के बाद वो ये कहते हैं कि सारे यूरेनियम जो है वो खत्म हो गए हैं, सब कुछ हमने तबाह कर दिया है, अब ईरान जो है वो आगे चल करके परमाणु बम नहीं बना सकता। अब उनकी नजर है कि नहीं, वहां तो अभी भी यूरेनियम है ही। मतलब आपने तब सही बोला था, अब सही बोल रहे हैं, मतलब दुनिया क्या समझे? देखिएगा, एक हर एक की पर्सनालिटी होती है, वो मुंह फट है, कुछ भी बोलते रहते हैं। एक लोकतंत्र है, उसके उनके देश में भी अलग अलग तरह की आवाजें उठती हैं। तो जहां तक एक प्रोफेशनल आर्मी का सवाल है, यूएस आर्मी का सवाल है, वो बहुत प्रोफेशनल है, इनमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। और ये नहीं सोच करके चलना चाहिए अमेरिका वियतनाम में हार गया, अमेरिका अफगानिस्तान। इस बार उन्हें मालूम है उन्होंने क्या करना है, उनकी निगाहें तेल पर है, उनकी निगाहें यकीनन ये है कि ईरान किसी प्रकार से भी न्यूक्लियर का, कोई भी किसी प्रकार से न्यूक्लियर कंट्री नहीं बनना है, ये उनको मालूम है इस बात। अब सवाल ये है, जो 400 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 67% एनरिचमेंट के साथ है, उसको 90% एनरिचमेंट में लाने के लिए वो तो पूरा यूरेनियम ठंडा पड़ा है, कहीं पर भी पड़ा है, उन्होंने जहां से भी निकाला है, उसको दोबारा करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। इतना आसान नहीं है कि ईरान लगातार आज उसके बाद 400 किलोग्राम है तो उससे परसों न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता है, अगले 3 साल नहीं बना सकता है। तो वो तो बात अलग है, उनको मालूम है कि वो क्या। तो सवाल ये बूट्स ऑन ग्राउंड, उन्होंने लड़ाई जो है शुरुआत की है, उसको समाप्त करना है, तेल पकड़ना है, चीन को अपनी जगह दिखानी है। मकसद वो अमेरिका का है, इजराइल का मकसद। अब अजिताभ सर मकसद को लेकर कर रहे हैं, अजिताभ ईरान को हल्का नहीं लेना है। बिल्कुल सर। अजिताभ सर,
वर्तमान स्थिति को देख करके अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने आज ही कहा है कि अगर दुनिया में मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं कि किसी को अगर ईंधन चाहिए हमसे खरीद लो, नहीं तो जिसमें हिम्मत है जाकर के हॉर्मुज से तेल ले आओ। यानी कि हॉर्मुज पे इस समय ईरान का फुल कंट्रोल है, यह तो दिखा रहा है उनका बयान। और साथ ही साथ यूरेनियम वाला मामला, यानी सच में क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत बुरी तरीके से इस बार फंसे हैं। जो उन्होंने पहले किया है, इससे पहले शायद ईरान को बहुत बहुत कम आंका गया था और वही गलती इस बार डोनाल्ड ट्रंप कर गए। जी अभिषेक जी, मुझे लगता है जो आपने कहा उसमें दम है, क्योंकि 2 चीजें मैं यहाँ पहले कहना चाहूंगा। जो यूरेनियम की आपने बात की, अभी तक लास्ट जो 28 फरवरी को जो बातचीत हो रही थी ओमान के थ्रू, ओमान वाज अ मीडिएटर, और उसके साथ जो बातचीत हो रही थी, जो खबरें आई हैं कि ईरान तैयार था यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम को देने के लिए। पहले भी 2015 में ये हो चुका है। रसिया एक गारंटर बना था और रूस ने यूरेनियम को रखा था। उस तरह की बातें इस बार भी हो रही थी। ईरान तैयार था। IAEA का जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो भी उसकी भी शर्तें मानने और उसके इंटरफेरेंस, उसकी निगरानी के लिए भी शायद ईरान तैयार हो गया था। ये ऐसी बातें आई हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने पिछले साल जून में कह दिया कि खत्म कर दिया, ऑब्वियसली वो नहीं हुआ। आज फिर इस्फहान में जो 900 किलो का क्लस्टर बम इन्होंने गिराया है, उसके पीछे भी यही खबर आ रही है कि वहां पे ईरान ने अपने इनरिच्ड जो है इनके उसको यूरेनियम को छिपा के रखा हुआ है, इसलिए आज ये अटैक किया गया। तीसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर यूरेनियम मान लीजिए इसने हैंड ओवर कर दिया या उसको कैप्चर कर लिया यूएसए ने, व्हाटएवर, लेकिन क्या जो ईरान के पास जो ज्ञान है, जो इनरिच करने की क्षमता है, पूरी तरह से वो खत्म कर देंगे क्या? क्या किसी के ज्ञान को खत्म किया जा सकता है? टाइम जो लग ले, यूरेनियम को फिर से वो कर सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, अगर वो चाह लेगा, जहां चाह वहां रहा। तो ये कहना कि पूरी तरह से यूरेनियम को वो नेस्तनाबूद कर देंगे, ठीक है, खत्म कर देंगे, लेकिन वो फिर से ना बने, इसकी गारंटी अमेरिका भी नहीं दे सकता है। ये तो हुई यूरेनियम की बात। नाउ आपका जो सेकंड पार्ट है कि अब अमेरिका जो कह रहा है, 2 कंडीशन लगाए कि या तो हमसे खरीदिए या खुद जाके आप हॉर्मुज को ले लीजिए। ऑब्वियसली हॉर्मुज अभी भी ईरान के पूरी तरह से कब्जे में है, ये दिखा रहा है। बैक ट्रैक कर रहे हैं अपने ही स्टेटमेंट से ट्रंप साहब, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये तो फ्रांस को और इंग्लैंड को या यूरोप के अन्य देशों को थोड़ी सी उनको औकात दिखाने की भी एक कह लीजिए बात है, लेकिन मुझे इसके पीछे भी व्यापार नजर आता है। ट्रंप ने अपने डॉलर की कीमत बढ़ा ली, अब उनके तेल का दाम भी बढ़ गया, क्योंकि अमेरिका के जो तेल हैं उसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट हैं वो अरब के देशों के तेल से ज्यादा होता है, तो उसके खरीदार कंपैरेटिवली कम होते हैं। अब चूंकि ग्लोबल मार्केट में प्राइस इन्होंने बढ़ा ली, डॉलर की भी प्राइस जो कीमत है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो अब तो अमेरिका के बल्ले बल्ले हैं। अब वो तेल भी बेचने में वो उनके कंपनी जो है MNC, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं अमेरिका के हैं, गल्फ में भी जो एक्सट्रैक्शन में है मैक्सिमम वही लोग इन्वॉल्व हैं, तो अब उन कंपनी को मुनाफा भी होगा, अमेरिका को उससे भी फायदा होगा, और जो डॉलर की ताकत बढ़ गई है उससे भी फायदा होगा। तो अमेरिका अपने जो उसके ब्रॉडर जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे उससे मिलता जा रहा है। बट जो वार की जहां तक बात है, युद्ध में निश्चित रूप से अमेरिका को जो इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, अपने को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, वहां पे उनको एक अच्छी जो कहते हैं ना कि एक उनको मिल गई, मैसेज मिल गया, ईरान ने अच्छा दे दिया, और ये विश्व समुदाय के लिए भी अच्छा है। जिस तरह से ट्रंप टॉर्चर कर रहे हैं विश्व समुदाय का और विश्व के देशों का, चाहे वो ट्रेड का मामला हो, टैरिफ का लार्ज स्केल पे ये मैसेज गया है। ठीक है सर। पूर्णिमा मैम, अब मैं यही चीज आपसे समझना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का 2 चेहरा है, एक वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दूसरा वो एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेस के मोर्चे पे
क्या उन्हें इस युद्ध से आपको लगता है कि सफलता मिल रही है? जैसा अजिताभ सर ने भी कहा, लेकिन अमेरिका सुपर पावर है और उस सुपर पावर के राष्ट्रपति होने के नाते एक नुकसान उस सुपर पावर को इस युद्ध ने दिया है। यानी कि एक फायदा तो जरूर है, लेकिन एक नुकसान, बहुत लार्ज स्केल पे ये नुकसान जो है वो अमेरिका को हो रहा है और ट्रंप को हो रहा है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो शर्त जो रखी हुई है, फर्स्ट वन वाज हमसे तेल खरीदे, और दूसरा था अगर कि आपको तेल चाहिए तो आप जाके खुद ले आई। तो मैं आपको पिछले 32 डेज से मैं यही कह रही हूँ, सारे चैनल में यही बैठ के कह रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप आर्म्स के साथ साथ तेल बेचना चाहते हैं, और मिडिल ईस्ट में युद्ध छेड़ेगी तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका होगा? अमेरिका को होगा। आज जो सिचुएशन है, उन्होंने क्या कहा है, सऊदी और यूएई को पे करने के लिए बोल रहे हैं, वॉर कंटिन्यू करने के लिए। अब वहाँ पे ऑलरेडी युद्ध छेड़ चुकी है, वो ईरान वहाँ पे टोल बूथ लगाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब वहाँ से तेल अमेरिका पे नहीं आ रहे हैं, जो थोड़ा सा इम्पोर्ट सिर्फ आएगा 1% और वट एवर, बट रेगुलरली वो यूरोप हो, एशिया हो, वहाँ यूज़ करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बट यहाँ पे आप देखिए ट्रंप ने क्या युद्ध छेड़ी है, बहुत कैलकुलेटेड है। ही इज़ नॉट वो कोई पागल वागल नहीं है। मैं पहले दिन से बोल रही हूँ, वो बिजनेसमैन ज़्यादा है, प्रेसिडेंट नहीं है। हमने उसको सोचा था ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ गोइंग टू एक्चुअली सर्विस द पब्लिक, ही इज़ एक्चुअली सर्विसिंग हिज पॉकेट। वो अपनी फैमिली की मेंबर की पॉकेट सर्विस कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस नहीं कर रहे। और उनकी जो बिजनेस क्रोनीज है, कॉर्पोरेट क्रोनीज है, दे आर मेकिंग द मनी। लिटरली पीट हेग्सेट की ब्रोकर जो मॉर्गन स्टैनली की है, वो ब्लैक रॉक को कॉल लगाया था डिफेंस में इन्वेस्ट करने के लिए, डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए बिफोर द वॉर स्टार्टेड, एंड आई थिंक ब्लैक रॉक हैज पुट ए होल्ड ऑन इट। बट रिगार्डलेस ऑफ इट, आप समझ नहीं पा रहे हो करप्शन की मात्रा कहाँ पे है इस एडमिनिस्ट्रेशन पे। वी वर कॉन्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी। हमने सोचा 10 साल उनको सपोर्ट किया, जो लास्ट ईयर था उनका, लास्ट ईयर ऑफ सेकेंड टर्म, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ सेकेंड टर्म व्हिच इज 2025, दैट वाज द आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। हम अभी देख रहे हैं उनका एक्चुअली इंटेंशन क्या है। वो पहली बार हमें बताया गया था, ही लेफ्ट बिलियनियर लाइफस्टाइल टू कम सर्व पीपल, दैट वाज नॉट द केस। अब लास्ट ईयर में उनका इनकम था, स्पेशली एडिशनल इनकम था $3.4 बिलियन। अब उनका बच्चों के बारे में तो बात बोल ही नहीं रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इवांका, एरिक ट्रंप, मेलेनिया ट्रंप लिटरली मूवी बना रहे हैं। पैसे जो मूवी बनाया उसका इनकम छोड़ दो, जो उन्होंने बनाया, जैसे प्रोडक्शन रखा है, जितना डायरेक्टर को दिया है, आप उसी का अंदाजा लगा के देख सकते हो क्या कर रहे हैं वहाँ पे। टू प्ले हो रहा है। देयर पीपल, जेफ बेजोस हैज पेड Donald Trump through Melania Trump's movie for back scratching के लिए ये चल रहा है, ये करप्शन ओपन चल रहा है। दिस isn't something that we are going to accept it either। अगर ये कंट्री डेमोक्रेसी है, मेरे जैसे आवाज को कितना साइलेंस करवा लेंगे, हमें रिपब्लिकन पार्टी से कितना निकाल देंगे। अब इस बार जो इस बार जो नवंबर का इलेक्शन आ रहा है, अगर ये फ्री और फेयर होगा, हमारा पार्टी इज गोइंग टू बी डेसिमेटेड बैडली, इट्स गोइंग टू बी ब्लडबाथ फॉर अस। ओके मैम, हमारी जी प्रदीप सर, क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे कम, बल्कि एक बिजनेसमैन जो वो हैं उसके तौर पे उभर करके ज्यादा सामने आए हैं, और यही वजह है कि इस युद्ध ने अमेरिका के सुपर पावर होने की छवि को तो चोट पहुंचाया है, लेकिन बिजनेस उनका, क्योंकि उन्होंने शपथ लेने से पहले ही कह दिया था कि अमेरिका फर्स्ट, मुझे पूरी दुनिया में लाना है, उसी दिशा में इस युद्ध को लेकर के वो गए। अगर थोड़ा इस विषय पे बारीकी से ध्यान दिया जाए तो जो दोनों उद्देश्य हैं वो उनके लिए काफ़ी अहम रखते हैं। क्योंकि एक तो जो मैं समझता हूँ, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोचूं, बाइडन की ईरा में मुझे सारे कोर्ट्स में भगाया गया, केसेस दर्ज किए गए,
बहुत सारे लॉयर्स को देना पड़ा खर्चा जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से हुआ उस टाइम पे, बट पूरे देश में एक कोर्ट के बाद दूसरे कोर्ट पे मेरे को भागना पड़ा। अब 2029 में वो मुझे सहायता नहीं मिलेगी रिपब्लिकन पार्टी से, क्योंकि मैं अभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता दोबारा। तो अगर मैंने इस टर्म में, इस टेन्योर में 4 साल के कुछ पैसे बनाए ताकि मैं अपना सारा लीगल फीस को देख सकूं, संभाल सकूं 2029 के बाद, और जो अपनी पूरी फैमिली है उनको पूरे तरीके से एक जनरेशन नहीं बल्कि बहुत सारे जनरेशन्स के लिए सेफगार्ड कर सकूं। तो मुझे अगर उस दृष्टि से देखना है तो मुझे एटलीस्ट $1 बिलियन पर मंथ या जो भी अमाउंट चाहिए, ताकि वो मेरी किटी में आता रहे, मेरे बच्चों की किटी में आता रहे, ताकि वो सारा सेफगार्ड हो जाए, मेरे लीगल एक्सपेंसेस आफ्टर टेन्योर प्लस एवरीथिंग एल्स। दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, सबसे बड़ा खतरा जो है अमेरिका को, भारत को, दुनिया को, वो है चीन से। एक दूसरा खतरा है जो इस्लामिक जिहाद से। तो अब दोनों चीजों को टैकल करने के लिए वो काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं। उनका जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, जो स्ट्रेटेजिक विजन है, जैसे इंटरनली अगर आप एनालाइज करो, यहाँ पर लोगों से बात करो वाशिंगटन डीसी में, तो ये समझ आता है कि जो एक तो वोकिज्म है ही है यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा फैल गया था यूनिवर्सिटीज़ में, सब जगह पे, पॉलिटिक्स में, तो बहुत अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो उसको उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया है, बट वो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं हुआ। जैसे कि स्टेट डिपार्टमेंट भी बिल्कुल वोक हो गया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिल्कुल वोक हो गया था। तो उनको, उनके प्रेसिडेंट्स को हटाया, जहाँ पर स्टूडेंट्स थे, जो बहुत सारे हमारे भारत के स्टूडेंट भी थे वोकिज्म में इन्वॉल्व थे, तो उनको वापस भेजा गया, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी कहा भाई तुम पढ़ने के लिए गए हो, तुम ये प्रोटेस्ट में क्या पढ़ गए हो। तो अभी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में। अभी जो बाकी जो खतरे हैं वो है इस्लामिक जिहाद के। अगर ईरान एक ऐसा देश है जो काफ़ी जगह पे, जैसे हमास गाजा में, हिजबुल्ला लेबनान में, हूतीज़ को यमन में, इराक में काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं, सीरिया में ग्रुप्स हैं, हर जगह पे वो टेररिस्ट ग्रुप्स और उनका IRGC और बसीज फौज वगैरह जो है वो इंटरनली सप्रेस कर रही है पूरे पॉपुलेशन को। तो अभी अगर ऐसा एक देश है, अभी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभिषेक, और लेकिन सर ये जो पैनलिस्ट हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ। कि सारे दुनिया के धर्म हैं, अगर आप देखा जाए, हिंदू धर्म है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, यहूदी है, इस्लाम है। अब कौन सा ऐसा धर्म है जो छोटी उम्र से 4, 5, 6 साल से मदरसा में डाल के बच्चों को आतंकवाद सिखाता है, गन्स वेपन्स ट्रेनिंग देता है। अभी जैसे गाजा में बच्चों को क्वेश्चन किया गया 6-7 साल। सर मैं ये समझना चाह रहा था, इस पॉइंट पे तो ट्रम्प को झटका लग रहा है ना, अगर ईरान को इस वजह से अगर वो ईरान को टारगेट कर रहे हैं तो वहां तो उन्हें झटका मिल रहा है, उनकी सेना को झटका मिल रहा है। हाँ, तो झटका तो मिल रहा है, क्योंकि उनका जो एक्सपेक्टेशन एक था कि सारा यूरोप उनकी तरफ आ जाएगा, नाटो उनकी तरफ आ जाएगा। तो कुछ देश हैं जैसे स्पेन है और अब इटली है जिन्होंने मना कर दिया उनके एयर बेस। पहले इंग्लैंड, यूके ने भी मना कर दिया था, बाद में यूके ने एग्री किया। अभी जैसे जब इराक को अटैक किया था, एक अलायंस ऑफ द विलिंग था 41 देशों का। अब वो इस टाइम पे उनको इतनी सहायता नहीं मिल रही, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे देशों को बहुत ज्यादा एलियनेट कर दिया है जो टैरिफ्स के कारण। ठीक है सर। दूसरा जो हुआ, ही हैज बीन बिहाइंड द कर्व, कि रशिया को अमेरिका में बहुत ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स में है, बहुत ज्यादा एंटेगनिज्म है, बहुत ज्यादा ऑपोजिशन है। वो ट्रंप ने कोशिश की, मगर अगर सपोज आप सोच लिए अभिषेक जी, इस युद्ध से पहले वो रशिया के साथ सहमति कर लेते, सैंक्शंस हटा देते, दोस्ती कर लेते, तो इस युद्ध में जो इंटेलिजेंस मिल रहा है ईरान को केवल चाइना से मिलता, रशिया से सपोर्ट नहीं मिलती, रशिया से इंटेलिजेंस नहीं मिलता। तो ईरान का एक बहुत बड़ा पिलर, अभी रशिया को कहना कि भाई आप नहीं दो इंटेलिजेंस, वो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो खुद यूक्रेन को दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो दुनिया के जो सबसे बड़े खतरे हैं वो है चीन और आतंकवाद। तो इसकी अगेंस्ट युद्ध करना बहुत जरूरी था, और अगर युद्ध तो जरूरी था, लेकिन वही मैं समझना चाहता हूं कि दूसरा जो पार्ट जिसकी बात आपने की,
इस्लामिक जिहाद को लेकर के, वहां तो उनकी सेना को झटका लग रहा है। और संजय कुलकर्णी सर, एक सेना के लिए मनोबल कितना अहम होता है। ठीक है, आप सुपर पावर हैं, लेकिन सुपर पावर होने के नाते भी अगर इस लेवल का झटका आपको लग रहा है तो उस सेना के मनोबल पे कितना असर पड़ेगा। बिजनेस में आप बिजनेस कर लीजिए, पूरी दुनिया में आप तेल बेच लीजिए, आप वॉरफेयर के सामान बेच लीजिए, लेकिन आपकी सेना जिस देश को यह कहती थी कि 2 चुटकी में हरा दूंगा, उस देश ने अगर आपको महीने से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक आप कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो इसका मतलब है कि आप सुपर पावर किस काम के। अभिषेक जी, इसमें कोई शक नहीं जो आप कह रहे हैं, और जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे हैं मैं उनके बातों से सहमत रखता हूं। दूसरी बड़ी बात यह है, मनोबल जो है, मनोबल ऊंचा होना एक निहायत जरूरी है। ईरान का मनोबल इतना ऊंचा है कि अमेरिका को बूट्स ऑन ग्राउंड रखने में दिक्कत आ रही है। अमेरिका को भी अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखना भी बहुत जबरदस्त जरूरी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के बीच में ही इतना सारा विद्रोह, इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशन, इतने सारे लोग युद्ध के विरोध में खड़े हैं। ये और ओपन सोसाइटी है, लोकतंत्र है। ईरान में कम से कम शायद बाहर क्या हो रहा है ईरान के अंदर लोगों को पता नहीं चल रहा है। मालूम ही नहीं कैसे जाफरी साहब कैसे आपसे बात कर गए ईरान से, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईरान में टोटल ब्लैकआउट है। ईरान में सवाल नहीं पैदा होता कोई किसी से बात कर ले या किसी को क्या खबर लग जाए कि बाहर क्या हो रहा है, तो उनको ये नहीं मालूम है। ईरानियों को इतना मालूम है आज की तारीख में कि उन्होंने जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने इजराइल को अपने चने चबवाए हैं, उन्होंने जीसीसी कंट्री जो उनके खाड़ी के देश थे उनको भी मारा है, और आज ईरान का मनोबल काय है, आसमान छू रहा है। यही मनोबल चाहिए आज अमेरिका को। उस मनोबल के हुए कहीं ना कहीं खामी देखी जा रही है, इसलिए तो युद्ध 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन वो जो बात बननी चाहिए थी वो नहीं बन पा रही है। आप कितना भी बम्बार्डमेंट कर ले, आप कितना भी देश को बर्बाद कर दे, जो 1 लाख घर बर्बाद हो चुके हैं, तकरीबन 8 लाख लोग वहां से पलायन भी कर चुके होंगे, वैसे ही सदर्न लेबनान से पलायन कर चुके हैं, कितने ही मिलिट्री इंस्टॉलेशन बर्बाद हो चुके हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बर्बाद हो चुके हैं, टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है, एयर डिफेंस नहीं है, एक हवाई जहाज नहीं उड़ रहा है, एक नेवल शिप नहीं है। उसके बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आपकी चल रही है, उसके बावजूद भी कोई देश आपके देश के ऊपर कदम रखने से कतरा रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? मनोबल बहुत जरूरी है। लड़ाई में मनोबल के बिना सिर्फ और सिर्फ ओनली इक्विपमेंट होना निहायत जरूरी नहीं है। कौन जानता था कि और कुलकर्णी सर, अगर इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अब जमीनी लड़ाई भी संभव है, और हो सकता है किसी भी दिन ट्रंप ये कह दें कि ठीक है हमारी सेना अब जमीन से उतर रही है, जो वहां के अगर हम ज्योग्राफी को देखें ईरान के, क्या ये अमेरिकी सेना के लिए वो कब्र बन जाएगा? ये एक गलती तो पहले ही कर चुके हैं, 1 महीने से युद्ध चल रहा है, वो गलती हुई है, पूरी दुनिया कह रही है कि गलती हुई है। अगर जमीन पर उतरी अमेरिकी सेना तो क्या वो अपने लिए वहां कब्र ही लेकर के जा रही है? देखिएगा, ऐसे इसमें सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट, जैसे मैंने कहा, अमेरिका जानता है। ये समझना कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों को ज्ञान है और जो ट्रुथ डालेगा उसको ज्ञान है, ऐसे नहीं है। वो सब जानते हैं कि ईरान में कितनी क्षमता है, ईरान में कितने दिन का खाना है, ईरान में कितने दिन की बिजली रहेगी, ईरान के आदमियों का मनोबल और कितने दिन तक ऊंचा है, उसको सब ज्ञान है उसके बारे में। अगर उन्हें लगता है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रख सकते हैं, वो नहीं रखेंगे। आप समझ लीजिएगा, अगर इतना कह रहे 6 तारीख के बाद फिर एक्सटेंशन आ जाएगा कि मैंने बातचीत की है, वो मान रहे हैं करके, तो इससे आप समझ जाना चाहिए कि हाँ, अमेरिका को तकलीफ हो रही है और अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रख पा रहा है, और वो अपने जवानों को इस तरीके से बलात्कार भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि विश्व में नाम है अमेरिका। अगर आज की तारीख में अमेरिका हारता है तो अमेरिका अगले 100 साल तक उठ नहीं पाएगा, और अगर आज अमेरिका जीतता है तो अगले 100 साल तक कोई और नहीं उठ पाएगा। तो ऐसे नौबत में जब आप खड़े हैं तो कोई रिस्क नहीं लेगा, चाहे डिले वुड बी मच बेटर देन द डिस्ट्रक्शन। तो वो जानते हैं क्या करना है उन्होंने। तो मुझे लगता है मनोबल जो है आज जरूर
सैनिकों का, अमेरिकन सैनिकों का मनोबल ऊंचा होगा। आफ्टर ऑल राष्ट्रपति हैं उनके वो, अगर उनसे पूछ करके ही वो काम कर रहे होंगे, ऐसे हुक्म नहीं देंगे वो नहीं मानेंगे वो। लेकिन दोनों मिल करके ही काम कर रहे हैं, चाहे उनका फटपन अलग होगा वो बात अलग है, लेकिन हाँ मनोबल ऊंचा होना। लेकिन आज की तारीख में ईरान का मनोबल वाकई ही आसमान छू रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है सर। अजिताभ सर, अब देखिए बात हमेशा वर्ल्ड ऑर्डर की होती है। आज की परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या इस दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, जो अमेरिका चाहेगा, जैसे अमेरिका चाहेगा वैसे चीजें चलेंगी, अगर वैसे चीजें नहीं चलती हैं तो फिर मुश्किलें हैं बाकी देशों के लिए, क्योंकि नेटो इस युद्ध, हालांकि युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, इस युद्ध के बाद नेटो का क्या अस्तित्व है? देखिए अभिषेक जी, वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, ये पूरी तरह से केओटिक केओस है, डिसऑर्डर है, और उसमें राष्ट्रपति ट्रंप की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप देखें ओवरऑल तो ये डेमोक्रेसी का जो पाठ पढ़ाते हैं ट्रंप साहब या अमेरिका एज ए नेशन, आज यूनाइटेड नेशंस में क्या डेमोक्रेसी है, क्या यूनाइटेड नेशंस को बर्बाद करने में, उसकी वैल्यू डिवैल्यू करने में भी इन्हीं वेस्टर्न पावर्स का हाथ है। भारत जैसे देश को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और वीटो, तो सारी चीज लेके उन्होंने रखा हुआ है। अमेरिका का नाम, मैं आपसे सहमत हूं कि अमेरिका जो इतना एक सुपर पावर के अलावा एक रेस्पेक्टेबल पावर भी था, उसका डिसरेस्पेक्ट इस प्रशासन ने किया है दुनिया की नजर में। चाहे वो आप नेटो की बात करें, जिस तरह से इन्होंने कनाडा से शुरू किया कि कनाडा को 51 स्टेट बना लेंगे, वेनेजुएला पे गए, क्यूबा को अगला टारगेट बना रखा है, इस बीच ईरान पे उन्होंने अपना खेल का जो वो बैट चौके छक्के लगाने कहते हैं वो प्रदर्शन किया। ये कहाँ जाके रुकेगा? ये तो पूरी तरह से डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो कहते हैं वो उनका दिख रहा है, और इसकी वजह से वहां की जनता जो नो किंग्स मूवमेंट अभी पिछले तीसरा जो चला है उसका दौर, वो दिखाता है कि 80-90 लाख लोग, हमारे जो को पैनलिस्ट हैं वो ज्यादा इस पे बताएंगे, 80-90 लाख लोग 50 स्टेट में, मतलब 3200-3300 जगहों पे इस तरह का आंदोलन, ये क्या दिखाता है? अमेरिका का एक तरह से इन्होंने उसकी वैल्यू को गिरा दिया है, उसके रेस्पेक्ट, यूनाइटेड नेशंस को खड़ा करने में, वर्ल्ड को मार्गदर्शन देने में अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल किया है, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता है। एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, आज के डेट में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन से या उसके अलावा है, इंक्लूडिंग WHO की बात कीजिए, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WTO की बात कीजिए, हर जगह से अमेरिका निकल गया है। उसने इतनी, उसकी जो साख है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको खड़ा करने में अमेरिका का ही हाथ है। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह का मिसयूज करना, ये सारी चीजें, अमेरिका एक मार्गदर्शक हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली आज उस अमेरिका की, अमेरिका फर्स्ट की बजाय इन्होंने अमेरिका लास्ट कर दिया है। अपने सहयोगियों का विश्वास भी अमेरिका पे घटा है दुर्भाग्य से। और भारत की मैं बात करना चाहूंगा, भारत को कितना डैमेज हो रहा है इस युद्ध से। सो कॉल्ड कहते हैं, चाहे वो इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, हमारा दोस्त है। भारत को जितनी क्षति इन्होंने पहुंचाई है, 1 करोड़ हमारे, जो आप वेस्ट एशिया की बात करते हैं, भारतीय वहां पे हैं, अमेरिका में बहुत है, हमारी मजबूरी है। चाहे वो आप फ्यूल की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, हमारे लोगों की बात करें, रेमिटेंस की बात करें, हर तरह से इंडिया जैसे देश को बहुत डैमेज सहना पड़ा, और कहीं ना कहीं इसके लिए अमेरिका बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है पूर्णिमा मैम, जो भी बातें अजिताभ सर ने कही, ये सब कुछ तो ये दिखा रहा है कि अमेरिका एक तरीके से तानाशाही की तरफ बढ़ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप खास करके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके बाद आगे क्या? अच्छा, एक सर ने कनाडा की उल्लेख किया है, मैं दो खास चीज बताना चाहती हूँ आपको। कनाडा को 51st स्टेट बनाना, मैं थोड़ी देर उसके बारे में सोचा है, मुझे नहीं लगता इट इज रैंडम। कनाडा हैज, अभी आज यूरेनियम की बात स्पेसिफिकली हो रही है, इसीलिए कनाडा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। Canada is one of the third largest producer of uranium. One of the highest graded uranium is found in Canada. अब largest producer कौन है पता है? कजाकिस्तान।
कजाकिस्तान से पाकिस्तान का दूरियां कितना ज़्यादा नहीं, 1500 टू 2000 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा। अब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर और रिजर्व जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ये कनाडा और कजाकिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है? आज जो रेयर अर्थ जो है वो सारे कब्जा लिटरली चाइना के ऊपर है। अब यूनाइटेड स्टेट्स वांट ग्लोबल डोमिनेंस एट द एंड ऑफ द डे। अब वो ऑयल हो, गोल्ड हो, यूरेनियम हो, रेयर अर्थ हो, मिनरल्स हो, सबके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। दिस इज एग्जैक्टली वाई लिंजी ग्रैम जैसे हमारे जो सेनेटर है वो उन्होंने जाके बोला है कि ईरान और वेनेजुएला कंट्रोल्स 31% ऑफ ग्लोबल ऑयल, सो हमें उसके ऑयल चाहिए। हमारे इलेक्टेड लीडर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस से कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर जो अनइलेक्टेड पेड इन्फ्लुएंसर है, सब दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट लिटरली कब्जा करना। ये दिस इज ए नेकेड कॉलोनियलिज्म, आपको दिख नहीं रहा है? ये दिस इज लूटिंग, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज लिटरली किसी के ऊपर आपने दबा डाल देना, कौन टेररिस्ट है, कौन टेररिस्ट नहीं, कौन जिएगा, कौन मरेगा, चाहूंगा थोड़ा सा बैठेगा तख्ते पे। Who will stop this? रोकेगा कौन? मेरे ख्याल से अगर कोई रोकने वाला है और रोकने की क्षमता है वो है हिंदूज, लेकिन हिंदूज को अपाहिज करा गया है पिछले 1000 ईयर से। कब उठेंगे, कब वो आवाज दुनिया के सामने रखेंगे, कब अपनी नैरेटिव सामने रखेंगे, वो देखा जाएगा। लेकिन अभी हिंदूज जो एक कंट्री जो बचा हुआ है इन द वर्ल्ड, मेजॉरिटी हिंदूज, वहाँ पे हिंदूज नहीं है, सब सेक्युलर बन चुके हैं। वो हिंदुत्व को हेट करते हैं और डिफेंस को भी हेट करते हैं, और उनके हिसाब से वेस्टर्न नैरेटिव आप देखिए ना, आज जो हम पिछले 32 डेज में हम लोग लगातार लिटरली एवरी डे, मैं यहाँ पे बैठ के भी आपके चैनल में बैठती हूँ, एवरी सिंगल डे आई वाज ऑन चैनल एंड 5, 6, 7, 8 आवर्स, कभी कभी 10 आवर्स। मुझे आप बताइए, कोई भी चैनल हमें एक डाइम देते हैं, कोई एक चेक लिखा है कभी? लेकिन हम अपना सर्विस करे जा रहे हैं ना, बिना कोई कुछ पूछे, अपना टाइम दिए जा रहा है, अपना ओपिनियन दिए जा रहा है। हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो चैनल भी हमें साथ नहीं देंगे। बट मेरा पॉइंट ये है, जो दुनिया में एक कंट्री बचा हुआ आज, वो इंडिया की जो टेरिटरी बचा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट को खा गया है क्रिश्चियन कन्वर्शन मिशनरी, साउथ को खा गया है क्रिश्चियन कन्वर्शन मिशनरी। आप जाके नॉर्थ वेस्ट को देख लीजिए, पंजाब की, और ड्रग का सिचुएशन, वहाँ पे भी कन्वर्शन आ चुका है। आप मुझे बताइए कौन सबसे ज्यादा डेंजरस है? इस्लामिक टेररिज्म ज्यादा डेंजरस है या कि क्रिश्चियन मिशनरी ज्यादा डेंजरस है? आप तो बात ही नहीं करते उसके बारे में। प्रदीप सर तो कर ही रहे थे। और प्रदीप सर, अब मैं यही समझना चाहूंगा कि आखिर रोकेगा कौन? क्योंकि सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आज जो चाहे, हमने देखा कि वेनेजुएला के साथ क्या कुछ उन्होंने किया। अब उन्होंने अगला टारगेट भी तय किया हुआ है अपने लिए, क्यूबा, कि हमारा अगला टारगेट क्यूबा होगा। तो अब ऐसे में सवाल है कि अगर आप सुपर पावर सो कॉल्ड, अब क्योंकि अगर ईरान के साथ इनका युद्ध और थोड़ा लंबा चला तो वो जो सुपर पावर वाला टैग है वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है क्या दुनिया में बाकी भी जो देश हैं वो अमेरिका के सामने आंख में आंख डाल करके ये कह सके कि नहीं भैया हो गया? तो इसमें दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो जो जहाँ तक रोकने की बात है, वो तो एक है जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है यहाँ का, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उसमें क्या नतीजा आता है उससे पता चलेगा कि इनको रोकने की किसी को क्षमता है या नहीं। दूसरा, जो नाटो वगैरह और बाकी जो इनके एलाइज हैं या थे, उनका पूरी तरह से सहायता नहीं मिलना, तो वो काफ़ी हद तक सेटबैक हुआ है अमेरिका के फ्यूचर के लिए भी। बट दूसरी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि अगर ये नहीं होते हैं राष्ट्रपति और कोई डेमोक्रेट आते हैं राष्ट्रपति, तो वो काफ़ी हद तक एक तो वोक होते हैं, उनके रेजीम में एक तो जो इस्लाम और जिहादी इस्लाम है और जो क्रिश्चियन कन्वर्जन्स हैं, इवेंजलिकल एफर्ट्स हैं, पैसा भी बहुत मिलता है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और जो चाइना है उसके खिलाफ खड़े होने की क्षमता भी नहीं है उनमें। तो
इट बिकम्स कि कौन सा लेसर इविल है दोनों में से। अगर आप इनका ऑल्टरनेटिव भी देखें तो दुनिया के लिए जो खतरे हैं वो बढ़ते जाएंगे अगर उनको टैकल नहीं किया जाए। और अगर जैसे पाकिस्तान के बारे में हम बहुत बातचीत कर रहे थे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने उनके वो जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में बुलाया, प्राइम मिनिस्टर को व्हाइट हाउस में एंटरटेन किया, एक बार नहीं 2-3 बार किया। तो अब देखिए, अब अगर ये युद्ध छेड़ा है उन्होंने शुरू किया है ईरान के खिलाफ, पाकिस्तान से उनको काफ़ी सहायता मिल रही है, तो पाकिस्तान को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एक क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू इनको सहायता मिल रही है। दूसरा, जो वर्ल्ड बैंक IMF के लोन्स दिए वो भी रिसाइकल होके वापस यहाँ पर आएंगे, इनके पास पहुँचेंगे। तो बट वो क्या है कि पाकिस्तान एक देश है जो आर्मी के कब्जे में है। पाकिस्तान इज एन आर्मी विद अ कंट्री, इट इज नॉट अ कंट्री विद एन आर्मी। तो अगर आर्मी को आपने कंट्रोल कर लिया, अगर वो झुकाव उनका चीन की तरफ हो रहा था पॉलिटिकली एंड अदरवाइज, वापस उनको अपने कब्जे में ले लिया है और उसको अब यूज कर रहे हैं ईरान के खिलाफ भी। तो ये सब स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी हद तक सोच समझ के इन्होंने की हुई है। हमको लग रहा था कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो जब आप देखो ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान में, तो फिर थोड़ा सी क्लैरिटी आ जाती है। तो ये जैसे जनरल साहब कह रहे थे, जनरल संजय जी भी, कि ये सारा डीप स्टेट की भी थिंकिंग है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने ये मीन्स उनका तरीका बहुत रफ और रूड है और क्रूड है और बहुत आउटस्पोकन है, बट जो लॉन्गर टर्म प्लानिंग है और विजन है, जो थिंकिंग है, वो काफ़ी क्लियर है। बट उसमें नेगेटिव्स भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत पहुंच रहा है, बट दुनिया के लिए जो फ्यूचर है उसमें कुछ फायदा भी हो रहा है दुनिया को इनके सारे एक्शंस के साथ, चाहे किसी तरह भी कर रहे हो, नेगेटिवली कर रहे हो, पॉजिटिवली कर रहे हो, बट लॉन्ग टर्म में दुनिया को काफी फायदा होगा इनका। तो ये भी समझना पड़ेगा दुनिया को। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ही इज एन अनमिटिगेटेड इविल और ही इज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर। ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क आल्सो फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द वर्ल्ड। बैक टू यू अभिषेक। चलिए सर, तो देखना अहम होगा कि चीजें आगे और कैसे बढ़ती हैं, और ईरान में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका फंसते हैं वहां से वो कैसे निकलते हैं, ये भी देखना बहुत अहम होगा। अजिताभ जी, संजय सर, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। पूर्णिमा जी, बहुत धन्यवाद आपका, और प्रदीप सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। श्री अयोध्या धाम में प्रभु